Good morning, myself Shwetank Singh. In previous video we discussed chapter number 3. In this video we discussed chapter number 4. Our chapter 4 is the Mughal Empire. हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 4 में, जिसमें हमको अध्ययन करना है किसके बारे में, जो मुग़ल सम्राट हुए, मुग़ल के सम्राटों के बारे में अध्ययन करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स रहे, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए फेसबुक यूट्यूब पे। और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो आप उस चीज़ को एक कॉमनी तरीके से, एक बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हो, उसको आप फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम आप लाइक किया करिए, चैनल सब्सक्राइब किया करिए, और ये आपकी ड्यूटी है। आप स्कूल के एक सदस्य हैं और आपका ही अपना चैनल है। तो शुरू करते हैं। द मुगल्स वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अब जो मुगल थे वो वंशज थे, किसके वंशज थे? एशिया के दो बड़े रूलर्स। अब वो बड़े रूलर्स कौन कौन थे? फ्रॉम दियर मदर साइड। अब क्या हुआ कि जो मुगल थे उनके जो वंशज थे वो एशिया के दो सबसे बड़े जो शासक हुए उनके साइड से थे। अब मदर साइड में मतलब इनकी जो माँ थी वो कहाँ से थी? दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान हु रूल्ड ओवर द मंगोल स्टेप्स। इनकी माँ जो थी वो चंगेज की वंश से आती थी। और आपको पता है चंगेज एक समय का इतना क्रूर शासक था कि लोग उसके नाम से डर जाते थे, लोग उससे डरते थे, कांपते थे कि कहीं उसका नज़र उनके राज्य पे ना पड़ जाए। तो एक तो उन साइड हो गई चंगेज खान की। अब दूसरा जो था, अच्छा आगे, चाइना एंड सम अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड दियर फादर साइड। अब जो चंगेज खान थे ये इनका जो चाइना हो गया और दूसरे एशिया के जो सेंट्रल मध्य भाग हो गए उन पे इनका अधिकार था। और दूसरी साइड अगर हम बात करें कि पिता का जो साइड था, पिता वेयर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, और इनके पिता क्या थे? तैमूर के ही वंशज थे। तो यानी कि मतलब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पीढ़ी से बिलोंग करते थे मुग़ल, और इनका भारत पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। द मुगल एम्पायर was founded in India by the Jahruddin Muhammad Babur in 1526 AD by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat। पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है उस लड़ाई में मुग़ल एम्पायर्स की जो है स्थापना होती है भारत में। और ये स्थापना करता है कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर। तो इब्राहिम लोदी जब हार जाता है, इब्राहिम लोदी को हराकर जब ये शासन करते हैं तो एक क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य की क्या पड़ती है? नींव पड़ जाती है। अब बाबर के बारे में बात करें तो द फर्स्ट मुग़ल एम्परर हु एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना। जो ये बाबर पहला वो था जिन्होंने सोचा कि अपने शासन को बढ़ाया जाए, केवल अफगान तक एशिया में ही सीमित रहना इसका कोई वो नहीं है, इससे आगे चला जाए, इसके बाहर बात किया जाए। ए स्मॉल सेंट्रल एशियन किंगडम इन 1494 AD मेनरली एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में 1494 में फरगना का शासक बनता है। सोचो 12 साल का बच्चा आपसे भी बड़ा होगा और 12 साल का बच्चा फरगना में एक शासक बनता है, और जिसके दिमाग में चलता है कि अपने शासनकाल को, अपने राज्य की सीमा को सिर्फ यहाँ फरगना तक नहीं सीमित रखना है, इसको दूर तक फैलाना है। तो एक उसकी सोच को आप बता सकते हैं कि कितना खतरनाक उसकी सोच रही होगी। ही कैप्चर्ड काबुल, देन ही इन्वाइटेड इंडिया एंड डिफीट द लोदी सुल्तानत इब्राहिम लोदी एट द पानीपत इन 1526। उन्होंने काबुल पर कैप्चर कर लिया, काबुल पर अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया, और फिर उन्होंने आक्रमण किया इंडिया पर और डिफीट किया, हरा दिया किसको? लोधी को। लोधी सल्तनत में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में।
दिस बैटल इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसे ही पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। द इंटायर एरिया अप टू दिल्ली एंड आगरा वॉज ब्रॉट अंडर द बाबर्स कंट्रोल। अब पूरा का पूरा क्षेत्र चाहे वो जो दिल्ली और आगरा का रहा है वो बाबर के कंट्रोल में आ गया है। बाबर आल्सो डिफीटेड द हेरियक राजपूत रूलर्स राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। 1526 में पहला युद्ध लड़ता है, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर इन्होंने जो है दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने जो राजपूतों के एक हीरो कहे जाते थे, नायक कह सकते हो आप, राजपूतों की शोभा जिनसे जुड़ी हुई थी, उनको हराया। क्या नाम था? राणा सांगा। राणा सांगा को हराया कब? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कहाँ पे? ए प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। आगरा से 40 किलोमीटर दूर का एक क्षेत्र है खानवा। खानवा में इनको हराया, राणा सांगा को हराया। द बैटल ऑफ खानवा मेड द बाबर्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर इन दिल्ली आगरा रीजन्स। अब बाबर ने जब खानवा को हरा दिया, जब खानवा हार गए तो बाबर की पोजीशन क्या हो गई? बहुत मजबूत हो गई दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में। ही डिफीटेड द राजपूत एट द चंदेरीज इन 5028 AD और 1528 में उन्होंने राजपूतों को चंदेरी के मैदान पर हराया। बाबर आल्सो ट्राइड टू क्रश द अफगान चीफ्स ऑफ बंगाल एंड बिहार रीजन्स, और इन्होंने हराने की कोशिश किया अफगान चीफों का, बंगाल और बिहार के जो थे। तो बट ही डिड डाइड इन 1513 AD। 1530 के समयकाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 4 साल में इसने 4 लड़ाई लड़े, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। और इसके बाद जो इसकी डेथ 1530 में हो भी जाती है। लेकिन इन्होंने 4 साल में जो युद्ध लड़े कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर्स की एक बहुत बड़ी न्यूज़ तैयार कर दी है। आगे क्या होता है? बिफोर द ही कुड स्ट्रॉन्गनेस हिज होल्ड ओवर द कन्क्यूज रीजन्स, ये कि वो उस सब को जीत कर अपने राज्य को मजबूत और कर सके, अपने प्रशासन को और मजबूत कर सके। इससे पहले ही 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। बाबर्स एडवांटेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू मॉडल ऑफ द वॉरफेयर इन इंडिया। ही शोड हाउ द विक्ट्री कैन बी अचीव बाय द स्किल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द आर्टिलरी एंड द कैवलरी। जब बाबर का युद्ध होता है तो बाबर ने भारत में 2-3 चीज़ों का बहुत तगड़े से प्रदर्शन किया, बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा उनका। जिसमें से क्या रहा है आपका? सबसे पहले बारूद या तोप का इस्तेमाल करना किसने किया? बाबर ने किया। अब जब भारत के पास बारूद नाम की कोई चीज़ ही पता नहीं थी और तब बारूद या तोपखानों का इस्तेमाल करके उसने युद्ध जीता। और दूसरा इसने जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया वो थे अश्वरोही। अश्वरोही मतलब घोड़े पे सवार सैनिक। तो इन्होंने घोड़े के सवार सैनिक और साथ ही साथ दूसरा जो इनका तोपखाना रहा, इसके बलबूते पे इन्होंने क्या किया? युद्ध, कई सारे युद्ध जीते, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा एक नए तरीके से युद्ध लड़ने का। हिज विक्टोरीज मेड द गन पाउडर एंड द आर्टिलरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। उनकी जो युद्ध में की वजह रही, चाहे वो क्या रहा है? गन पाउडर रहा है, और दूसरा जो तोपखाने रहे हैं, बारूद और तोपखानों की वजह भारत में इनकी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्या बढ़ा? प्रसिद्धि बढ़ी। हिज बाबर वाज स्कॉलर ऑफ फारसी, तुर्किश एंड अरबिक। बाबर स्कॉलर था किसका? फारसी का, तुर्किश का और अरबिक का। ही फेमस मेमोरीज तुर्क ए बाबरी। उसकी एक प्रसिद्ध क्या है? मेमोरी है, आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है? बाबरनामा या तुर्क ए बाबरी। इज रिगार्डेड एज द ग्रेट लिटरेसी वर्क इन विच ही डिस्क्राइब अबाउट द फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। उसी आत्मकथा में इन्होंने लिखा कि भारत की खूबसूरती कैसी है, भारत की फिजिकल डिविजन्स कैसे हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। आगे बात करते हैं हुमायूं। 1530 से 1540 का समय काल रहा है, और उसके बाद फिर इनका कुछ समय के लिए राजपाट शेरशाह सूरी अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके बाद 1555 से 1556 का शासनकाल रहा है। ये भारत पे 2 बार राजा बने। इन 1530 AD 1530 के AD समय काल में बाबर सन्स नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, क्या नाम था इनका पूरा? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनहेरिटेड
बाबर्स थ्रोन्स, अब भाई तब वही था, वंश के बाद बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद अगला बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ऐसा शासन करता था। तो इनका शासन करने वाला इनका अगला बेटा, बाबर के बाद इनका बेटा हुमायूं बना। हुमायूं लॉस्ट हिज किंगडम टू शेर सूरी, अफगान चीफ ऑफ बिहार। जो हुमायूं थे उन्होंने अपना जो शासन था, जो अपनी राज्य था, उसको हार गए। किससे हार गए? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था? एक अफगानी चीफ था। हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा, जो 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के कन्नौज के युद्ध में इनको हराया, हुमायूं को हराया और इनके राज्य क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। इन 1555 एडी आफ्टर द शेरशाह डेथ्स, शेरशाह की मृत्यु के बाद क्या होता है? शेरशाह के मृत्यु के बाद हुमायूं क्या होते हैं? पुनः राजा बनते हैं 1555 में। एंड हुमायूं मैनेज टू रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा एंड रिस्टैब्लिश द मुगल रूल्स इन इंडिया। तो ये क्या करते हैं? ये इंडिया में फिर से मुगल रूल्स बनाने के लिए दिल्ली को कैप्चर करते हैं, आगरा को कैप्चर करते हैं और उस पर एक फिर से अपनी मुगलवादी नीतियों का विस्तार करते हैं। बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज विक्ट्री, लेकिन अब इस जीत का फल पाने के लिए वो बहुत लंबा समय तक इंतजार नहीं कर पाए। ही डिड फ्रॉम द फॉल वाइल द कमिंग्स द ड्रॉन स्टेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग्स इन हिज फोर्ट एट दिल्ली इन 1556 एडी। 1526 के शासनकाल में ये जो है अपने लाइब्रेरी से, दिल्ली की एक लाइब्रेरी से उतर रहे थे, इनके पैर लड़खड़ा जाता है और वहाँ से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई खास काम नहीं कर पाए, जितना इनके पिता बाबर ने किया था उस हिसाब से हुमायूं ने कोई अच्छा काम नहीं किया। बात करते हैं हुमायूंस वाइफ बुल्ड द मैग्निफिकेंट mausoleum from his called the Humayun's Tombs. It is remarkable features of the magnificent tombs in the white marble. सफ़ेद पत्थरों से बना एक मकबरा इनकी वाइफ ने बनाया, जो आज भी क्या है, एक बहुत बड़ा हमारा स्मारक, एक स्मारक के रूप में है। तो एक स्मारक के रूप में उन्होंने सफ़ेद पत्थर का इनका हुमायूं का क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं शेरशाह के बारे में। 1540 से लेकर 1545 का समयकाल रहा है। शेरशाह बर्थ नेम वाज द फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ही किल्ड ए फ्यूली ग्राउंड टाइगर्स विथ हिज ब्रेव हैंड्स इन द जंगल ऑफ बिहार। बिहार के जंगल में उन्होंने क्या किया था? एक शेर को मार दिया था एक ही बार में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी कहा जाता था। सो ही वाज कॉल्ड द शेरशाह सूरी। द लायन किंग, ही वाज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। उन्होंने एक लायन, एक शेर राजा, जिसने क्या बोलते हैं, सूर डायनेस्टी का संस्थापक बना। शेरशाह रूल ओवर द ह्यूज एम्पायर एक्सपेंडिंग फ्रॉम बंगाल टू द हिंदूज। भारत में जो है इनका राज्य बहुत बड़ा रहा। इन्होंने बंगाल से लेकर सिंध तक अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। शेरशाह वाज द ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। शेरशाह एक बहुत ही प्रखर तरीके के प्रशासक हुए। ही रिस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने फिर से लॉ और ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया। एंड पेड द ग्रेट अटेंशन टू डेवलपमेंट द ट्रेड एंड द कॉमर्स एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कमर्शियल इन द किंगडम्स। अपने राज्य में कमर्शियल व्यापार को बढ़ाने के लिए लॉ और ऑर्डर मेंटेन किए और इन्होंने बहुत ज़्यादा व्यापार की तरफ, व्यापार किस तरीके से हो, इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। इन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए और बहुत सारी नहरें बनवाई। इन्होंने बहुत सारे काम किया। एक महान शासक के रूप में हम शेरशाह सूरी के जानते हैं। सोचिए, जिसका शासनकाल सिर्फ 5 सालों का हो और उसके बाद कोई और शासक उसकी डायनेस्टी से ना हुआ हो और हम उसको पढ़ें, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बहुत सारे काम करवाए। शेरशाह सूरी बुल्ट द मेनी रोड्स, उन्हें बहुत सारे रोड बनवाए। ही आल्सो सेट अप द 700 सरीज और द इंस टू द प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम द ट्रेवलर्स। अभी क्या करते थे, जैसे उस समय रास्ते में लुटेरे बहुत होते थे, तो लुटेरों से सुरक्षा देने के लिए यात्रियों को 1700 सरीज की व्यवस्था की। द रोड्स एंड द सरीज बुल्ट द शेरशाह सूरी वेयर कॉल्ड द अट्रिक्स ऑफ हिज एम्पायर्स। उनके एम्पायर का, उनके साम्राज्य का सबसे बड़ा जो काम माना जाता है वो यही माना जाता है, उन्होंने जो रोड बनवाई, उस पर जो सारी काम किया। ही हेल्प इन द क्विकनिंग टू द ट्रेड्स एंड कॉमर्स
इन हिज एम्पायर, जो सड़कें बनवाई उसकी वजह से इनके यहाँ कॉमर्स व्यापार बहुत तेज़ी से हुआ, व्यापार बहुत तेज़ी से हुआ, बाज़ार बहुत तेज़ी से लगे, तो ये कहीं ना कहीं एक उनके साम्राज्य में विकास बहुत ज़्यादा हुआ। ही स्टैंडर्ड्स कॉइन्स एंड द बिगेस्ट वेट एंड द मेजर्स। शेर शाह मेड फाइन कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। उन्होंने शेर शाह सूरी ने बहुत अच्छे गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के बहुत अच्छी क्वालिटी के सिक्के चलवाए। ही फिक्स द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स टू इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द एम्पायर। और उन्होंने अपने एक वेट फिक्स किया कि इतना ही वेट, मतलब इतना वेट है, उधर आप उस वेट से ज़्यादा तौल सकते हैं ना, उस वेट से कम। कोई कितना सामान तौलेगा उसका एक माप बना दिया और उसी माप से सारे सामान हो उनके पूरे राज्य में मिलने लगा। शेर शाह वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। शेर शाह सूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने को लेके। अकॉर्डिंग टू द अब्बास सरवनी, ए हिस्टोरियंस ऑफ दिस पीरियड, एक उस समय के इतिहासकार हुए जिनका नाम रहा है अब्बास सरवनी, उन्होंने लिखा है ए ओल्ड वुमेन माइट प्लेस एज द बैकेट फुल ऑफ गोल्ड ornaments on heads and go on the jewelry, and in the way no thieves nor robbers could come near her to fear of the punishment with the Sher Shah Suri inflicted। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं अब्बास सरवनी, उन्होंने लिखा है कि एक बूढ़ी महिला जो अपने सर पर एक टोकरी रखी है, टोकरी में हीरे जवाहरात लेके वो एक सुनसान रोड पे जा रही है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसको किसी बात का डर नहीं है, ना कोई चोर आने वाला है, ना कोई कुछ भी किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनको सभी चोरों को ये डर है, सभी लुटेरों को ये डर है कि शेर शाह सूरी अगर पकड़ेंगे तो उनको बहुत ही खतरनाक तरीके से दंड दिया जाएगा। सोचिए आज हम कितना विकास कर चुके हैं, लेकिन गले में एक चैन पहन के सुनसान रास्ते पे निकल जाएं तो हमारा गला कट जाएगा चैन के चक्कर में। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे पास सेना है, आर्मी है, लेकिन तब भी हम इतनी सुरक्षा किसी तरीके से नहीं दे सकते हैं, पुलिस है। लेकिन तब का शासनकाल शेर शाह सूरी का इतना ज़्यादा अच्छा था कि आपके बिहार से लेकर के और ये जो है चले गए कहाँ तक, सिंध तक, लेकिन वहाँ कहीं भी बंगाल, बिहार, अवध, दिल्ली, यहाँ से होते हुए आप सिंध निकल जाइए और इतने लंबे क्षेत्रों में कहीं भी आपको चोरी डकैती नाम की कोई चीज़ ना मिले, तो आप सोच सकते हैं उनको कितना महान राजा रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे इनके बारे में। शेर शाह आल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द लैंड सिस्टम, आर्मी एंड जस्टिस। शेर शाह सूरी ने बहुत ज़्यादा एक ध्यान दिया, किस पे? उन्होंने ध्यान दिया कि लैंड सिस्टम कैसे होंगे, ज़मीनी सिस्टम कैसे होंगे, आर्मी कैसे होगा, न्याय कैसे होगा, इन पे बहुत सारा काम किया। शेर शाह वाज वेरी कन्क्यूरेंट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेशंस। इन्होंने कल्टिवेशन मतलब फसल उगाने के पक्ष में बहुत सारे काम किए। Every farmer in the Sher Shah Suri empires was given a document called the Patta, which already mentioned the area, snow, type of crops cultivated and the amount each of the peasants had to pay the state as land revenues। अब क्या होता था, अब जो आपका बात करें तो इन्होंने एक प्रथा चलाई, ज़मींदारी प्रथा, ज़मीन देने की प्रथा, जिसका नाम पट्टा कहा जाता था। तो उन्होंने ये जो है एक पट्टा देते थे, जिसके नाम पे देते थे उसका नाम अंकित रहता था, वो कौन सा फसल बोएगा, क्या बोएगा, इन सब चीज़ों को लेके उसमें बात हुई है। ठीक है, बात करते थे। ए डॉक्यूमेंट्स लाई द ट्राइड टू इंश्योर दैट द कल्टिवेशंस आर नॉट चीटेड बाय एनी रेवेन्यूज कलेक्टर, जो कि ये बात का सबूत होता था कि कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इंसान किसी भी तरीके से क्या हो सकता है, चीट नहीं कर सकता है कि नहीं उसने ये फसल नहीं बोया, ये फसल बोया, उसने उगाही कम हुई। तो इन सब चीज़ों के लेके वो पट्टा देते थे। ये काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा। शेर शाह इंट्रोड्यूस द मेनी इंप्रूवमेंट्स इन द ब्रीफ रीजन्स इन 5 ईयर, 5 सालों के ही शासनकाल में, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए, बहुत सारे बदलाव लाए और ये बहुत ही बड़ी बात रही है। ठीक है, अब शेर शाह सूरी डाइड इन 4050 AD, 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही सक्सेसर रूल द अंटिल द हुमायूं रिस्टोर द मुगल्स रूल इन 5055। 1555 में फिर से हुमायूं क्या आते हैं और अपने फिर से रूल को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन 5 साल का जो शेर शाह सूरी का शासनकाल रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता है।
अब बात करें अकबर के बारे में। हुमायूं वाज सक्सीड बाय हिज सन अकबर इन 1556 AD। 1556 ईस्वी में हुमायूं के बाद जो अगला शासक बने वो कौन बने? उनके बेटे अकबर बने। वेयर ही वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड, जबकि वो केवल 14 साल के थे। अकबर बिकम द एम्पायर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के संरक्षक में अकबर क्या हुए? 14 साल की उम्र में भारत के सम्राट बने। अकबर कोर्ट वार अबॉर्न विद द टैलेंट एंड द ब्रिलियंस ऑफ द 9 गर्ल्स आया नवरत्न। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे जिनके नाम क्या क्या थे? अब्दुल फजल आईने अकबरी जिन्होंने लिखा, फजल पोएट थे, मियान तसीन ग्रेट म्यूजिशियन थे, बीरबल एक बुद्धिमान उनके राजा सचिव थे, राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, राजा मान सिंह द जनरल एंड कमांडर इन चीफ थे, और फिर फ़कीर जियाउद्दीन एक एडवाइज़र थे, अब्दुल रहीम खान खाइना पोएट थे जो बहराम खान के बेटे भी थे, मुल्ला दो प्याजा एडवाइज़र थे। तो उनके यहाँ 9 रत्न हुए जिनकी कहानियाँ आप आज भी सुनते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इन 9 रत्नों के नाम, इनकी पदवी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। After becoming the empire, he faced the many difficulties. The battle between the Mughals and the Afghan force led to the Humayun took the place at the historics. After becoming the empire बनने के बाद, सम्राट बनने के बाद ही faced many difficulties, उसने बहुत से difficulties को face किया। The battles between the Mughals and the Afghans, अब बैटल्स जो उनके मुग़ल और अफ़गानों के बीच में हुआ, लीड बाय द हेमू, जिसको हेमू लीड कर रहा था, टुक प्लेस द हिस्टोरिक सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 AD। 1556 के दूसरे पानीपत की लड़ाई का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। इस लड़ाई में क्या हुआ है? इस लड़ाई में आपकी 1526 में आपके एक लड़ाई होती है किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ये बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। हेमू एक महान हिंदू शासक था, तो उसके बीच लड़ाई होती है, और ये लड़ाई किस नाम से जानी जाती है? पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। हेमू वाज डिफीटेड एंड किल्ड। हेमू को क्या हुआ? हरा दिया जाता है और वो मर जाता है। द मुगल्स रिकुपाइज दिल्ली एंड आगरा। अब मुग़ल क्या थे? दिल्ली और आगरा पे फिर से रिकुपाइज हो गए। अकबर रीजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स एज फॉर द कन्क्यूर्स एंड द एक्सपेंशंस ऑफ द एम्पायर आर कंट्रैक्टेड। अब इनके जो रीजन्स हैं उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो बांटा जा सकता है आपके मतलब इनके विजय के हिसाब से, इनके विस्तारवादी नीति के हिसाब से इनके शासन को ही 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है 1556 से 1570 का समयकाल, दूसरा है 1570 से 1585 का समयकाल, और तीसरा है 1585 से लेकर 1605 के समयकाल। देखते हैं क्या है। अकबर ग्रेजुअली अरेस्टेड हिज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द गार्जियंस इब्राहिम खान। अब क्या हुआ था? 1556 की जब लड़ाई होती है, 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा देते हैं अकबर, तो वो है अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कि नहीं, हम किसी के संरक्षक में काम नहीं करेंगे। इब्राहिम खान भले हमारा अब तक संरक्षक किया, लेकिन वो आगे हमारा संरक्षक नहीं करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय काल में अकबर टुक्स ओवर द मालवा पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का एक भाग रहा है मालवा, उस पर अधिकार कर लेते हैं। ही आल्सो कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ चित्तौड़ एंड द रणथंभौर और चित्तौड़ के किले पे अधिकार कर लेते हैं। जोधपुर हैड बीन द कन्क्यूर्ड अर्लियर, और जोधपुर भी बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। अब 1570 से 1585 का जो समय काल रहा है, ड्यूरिंग दी फेस, इस समय काल में अकबर कन्क्यूर्ड का गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अकबर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीत लिया। दिस रिच पार्ट ऑफ गुजरात एंड द बंगाल्स ब्रॉड द इमनीज प्रॉफिट ऑफ द मुगल्स। बहुत ही विशालकाय तरीके से लाभ मिला मुग़लों को, किसके रूप में? बंगाल, गुजरात का जो विजय रहा, क्योंकि गुजरात भी हमेशा बहुत अमीर रहा है और बंगाल भी बहुत अमीर रहा है हर एक तरीके से, तो ये बहुत बड़ा विजय था। बहुत बड़े प्रॉफिट मिला, किसको मिला? मुग़लों को मिला इसकी वजह से। और 1585 से लेकर 1605 के शासनकाल के बीच में अकबर फ्यूचर एक्सपेंडेड द एम्पायर्स इन द नॉर्थ वेस्ट बाय कैप्चरिंग द कश्मीर, काबुल एंड कंधार को
काबुल को और कश्मीर को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1556 से 1570 के बीच में, फिर उसके बाद 1570 से 1585 के बीच में, फिर 1585 से लेकर 1605 के बीच में, ये 3 बारे में बांट के हम पढ़ते हैं। पहले में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया 1556 से 1570 के बीच वाले में कि हम इब्राहिम लोदी के शासनकाल में मतलब उसके संरक्षण में काम नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल एशिया के मालवा और उसके बाद चित्तौड़, रतनगढ़, जोधपुर के किलों पर आसानी से क्या किया, कब्जा कर लिया। आसानी से क्या, युद्ध करके कब्जा किया। फिर 1570 से 1585 के बीच में गुजरात, बंगाल और बिहार, उड़ीसा पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1885 1605 के बीच में इन्होंने कश्मीर, काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद डिक्कन ऑफ द कनक्यूट, बिहार, कांदेश और अहमदनगर, इन सब क्षेत्रों पे इन्होंने अधिकार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है अकबर की, इसलिए अकबर को महान भी कहा जाता है। अब कितना महान था इस पे बात करने की विषय नहीं है, लेकिन अकबर को भारतीय इतिहास में एक महान का दर्जा मिला है। तो एक बड़ी बात है किसी शासक के लिए मिलना। और अकबर के बारे में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि आईने अकबरी और अकबरनामा 2 किताबें हैं जो इनके एक पोएट्स हुए हैं, इनके नवरत्न में से अबुल फजल नाम है, उन्होंने लिखा है आईने अकबरी और अकबरनामा। और 1605 तक इनका शासनकाल रहता है। अब इस वीडियो में बस हम इतनी ही बात करते हैं, आगे जहांगीर से हम बात अगले वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताइए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।